Hello everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education, and today we are going to start 4th chapter of Beehive book, A Truly Beautiful Mind. So basically ये Truly Beautiful Mind किसकी बात की जा रही है? ये एक फेमस साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका नाम हम सब ने सुना है। ये बेसिकली उन्हीं के बारे में बात हो रही है और ये चैप्टर भी उन्हीं के बारे में है। इस चैप्टर में हम लोग उनकी अर्ली एज, उन्होंने किस किस तरह की इन्वेंशंस की हैं, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इस एक तरह से उनकी बायोग्राफी ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बॉर्न है, उनका बर्थ होता है 14 मार्च 1879 में इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। जब उनका बर्थ होता है तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है कि वो आगे चलकर बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे या एक बहुत ही ग्रेट सिटीजन बनेंगे या उनको ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगा। ऐसा किसी भी तरह का इंडिकेशन किसी को भी नहीं मिलता है। और ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थ होता है तो उस टाइम पे उनकी मदर को ऐसे लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत बड़े फ्रीक है और जब उनका जन्म होता है, उनका बर्थ होता है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर जो है उनको लगता है कि जो उनका बेटा है एल्बर्ट आइंस्टाइन वो एक बहुत ही बड़ा फ्रीक है और उनको जो है मतलब उनकी जो आदतें हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं होती हैं। वो बच्चों के साथ घुलते मिलते भी नहीं हैं ज़्यादा। इवन तो जब वो 2.5 साल के होते हैं तब तक वो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। टिल दी एज ऑफ 2.5 साल वो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। और जब वो 2.5 साल के बाद बोलना स्टार्ट करते हैं तो ही स्टार्ट स्पीकिंग एवरीथिंग। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो ही स्टार्ट स्पीकिंग रिपीटेडली, तो वो हर चीज़ को रिपीट करते हैं, हर चीज़ को डबल बोलते हैं। सो ये चीज़ उनके साथ में होती है। और इसके बाद में जो उनके स्कूल के बच्चे होते हैं वो भी उनके साथ ज़्यादा खेलते नहीं हैं, बिकॉज वो बच्चों के साथ खेलना पसंद ही नहीं करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसीलिए जो उनके क्लास के बच्चे हैं, उनके स्कूल के बच्चे हैं, वो भी उनको ब्रदर बोरिंग बुलाते हैं। और वो क्यों नहीं खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनको अपनी खुद की कंपनी पसंद होती है। वो नहीं खेलना पसंद करते हैं किसी के साथ में, वो बात भी नहीं करते हैं ज़्यादा, वो सिर्फ उसके साथ में फ्रेंडशिप कर पाते हैं क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है बेसिकली वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं और वो बहुत ही, उनका जो माइंड है वो मैकेनिकल टॉयज़ में ज़्यादा लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इसीलिए क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो किसी भी इंसान से बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते थे। और जो उनके स्कूल में भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके फ्रेंड्स भी नहीं थे ज़्यादा। सेम विद टीचर्स ऑल्सो, उनके टीचर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते थे। टीचर्स जो हैं उनके साथ उनकी बन नहीं पाती थी, बिकॉज जो स्कूल के रूल्स होते थे, जो भी रेगुलेशंस होते थे, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं थे और वो इस कारण टीचर्स के साथ भी उनकी कुछ खास बनती नहीं थी, उनके आर्ग्यूमेंट्स होते थे। और यही रीज़न है कि जो उनके हेडमिस्ट्रेस थी, एक बार उन्होंने भी स्कूल में उनकी मदर को बुलाया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज करे लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बहुत ही टेक्निकल माइंड था उनका, बहुत ही मैकेनिकल चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेते थे, मैकेनिकल टॉयज़ उनको ज़्यादा पसंद थे और उनका जो इंटरेस्ट था वो भी साइंस और फिक्शन में था। जब उनकी छोटी सिस्टर माजा का बर्थ होता है तब भी वो एक बहुत ही फ़नी सा क्वेश्चन करते हैं, जिससे पता लगता है कि उनके साइंस में कितना इंटरेस्ट है। वो बोलते हैं कि इसके व्हील्स कहाँ हैं, विच शोज़ कि उनका साइंस में कितना इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाई स्कूल तक उन्होंने पढ़ाई जहाँ पे की, उसके बाद 15 ईयर्स की जब वो हो जाते हैं वो वहाँ से चाहते हैं कि वो जर्मन स्पीकिंग जो सिटी है आपकी स्विट्ज़रलैंड, वो वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो जर्मन से बहुत ही ज़्यादा लिबरल है, वहाँ पर उनको लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँगा और वहाँ के उनको लगता है कि वो सिटी एक तो जर्मन स्पीकिंग है, बहुत ज़्यादा लिबरल होगी और उसके रूल्स और रेगुलेशन भी जिस स्कूल में मैं पहले था जर्मन में वैसे नहीं होंगे। उनको ये सब चीज़ें लगती हैं अपने दिमाग में और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद, बहुत सारी डिस्कशन के बाद वो स्विट्ज़रलैंड के स्कूल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं आफ्टर द एज ऑफ 15 ईयर्स।
उसके बाद उनकी स्कूल की जो स्टडी है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, स्कूल की स्टडी में क्या होता है बेसिकली कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, वैसे तो वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स होता है वो दो एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। जैसे उनकी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए वो ज़ुरिक की एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर वो एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर वो अपनी जो स्टडीज़ है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक उनकी हम बात कर रहे हैं उनकी स्टडीज़ के बारे में। उन्होंने मंचिन में जो है पढ़ाई की, पहले हाई स्कूल तक, फिर उन्होंने 15 ईयर्स के बाद स्विट्ज़रलैंड में एडमिशन लिया, फिर उन्होंने यहाँ पर अपना ज़ुरिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया फर्दर स्टडीज़ के लिए। लेकिन यहाँ तक हम उनकी पर्सनल लाइफ से अब हम एक बहुत ही स्पेशल इंसान पे जाते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है मिलेवा मैरिक में आता है। वहाँ पे ये भी एक लड़की है जो वहाँ पर एडमिशन लेती है और जो ज़ुरिक यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर एडमिशन लेती हैं और वहाँ पर इन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं इनको बहुत इंटरेस्ट आता है इसके अंदर। हालांकि जैसे हमने पहले बात की थी कि वो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते हैं किसी से, लेकिन उन्हें जो है जो मिलेवा है उसमें उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो भी उनकी तरह बहुत ही इंटेलेक्चुअल होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। जैसे कि उनकी मदर है एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी एक बार कहती है कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम एक किताब हो ऐसे मिलेवा भी एक किताब है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत इंटरेस्ट आता है उनमें और उनकी जो लव लाइफ है उसमें वो लेटर भी एक्सचेंज करते हैं, लव लेटर्स भी एक्सचेंज करते हैं और उसमें भी उनकी ज़्यादातर जो बातें हैं वो सारी साइंस से रिलेटेड ही होती हैं, सारी मैकेनिकल और टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड ही होती है। उनके लव लेटर्स में भी साइंस होती है और उनके जो लव लेटर्स हैं जो भी उनके जो लेटर्स हैं वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आप गूगल पे जाके या फिर आप इंटरनेट पे वो भी देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से। जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में 21 ईयर्स के जब वो होते हैं, 1900 की बात है, 1900 की बात है, 21 ईयर्स के वो होते हैं, तब तक उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। लेकिन 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिलती है और ये उनकी फर्स्ट जॉब होती है जो कि उनके दिल के बहुत करीब होती है, जहाँ पर उनको बेसिकली वहाँ के जो साइंटिस्ट होते हैं जो भी इन्वेंशंस कर रहे हैं या जो भी वो एडिशंस कर रहे हैं उसमें उनको असिस्ट करना होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन को, उन साइंटिस्ट को। कहा जाता है बेसिकली कि जिस टाइम पे वो जो साइंटिस्ट हैं वो अपनी इन्वेंशंस करने में लगे होते हैं, सब कुछ वो अपनी टेक्निकल इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो बहुत ही सीक्रेटिवली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान कर रहे होते हैं किसी जो इन्वेंशन को लेके। इसके बाद में जब उनकी जॉब लग जाती है, इसके बाद में जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी शादी भी होती है मिलेवा मैरिक से, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम बात करते हैं 1905 के अंदर वो एक पेपर निकालते हैं जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। उनका कहना ये होता है कि इससे पहले 1905 से पहले कहा जाता था कि टाइम और डिस्टेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन इस पेपर में वो ये चीज़ बोलते हैं कि जो टाइम और डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है और ये उस पर अभी इन्होंने पेपर निकाला है। इसके बाद वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 1903 के अंदर मिलेवा मैरिक की और एल्बर्ट आइंस्टाइन की मैरिज हो जाती है, लेकिन उनकी मैरिज इतना ईजीली नहीं होती है क्योंकि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर होती हैं वो इस मैरिज को अप्रूवल इतना जल्दी नहीं देती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मदर का मानना है कि जितने ही इंटेलेक्चुअल एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो उनकी मदर है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहती हैं कि जितने ही इंटेलेक्चुअल एल्बर्ट आप हो उतनी ही इंटेलेक्चुअल पावर और उतनी ही स्मार्ट मिलेवा भी है। जैसे तुम एक किताब हो वैसे ही मिलेवा भी एक किताब है। इसके अलावा वो ये भी कहती है, मतलब उनका मानना ये भी है कि मिलेवा जो है वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 इयर्स एल्डर है। उनका मानना है बेसिकली कि वो 3 साल बड़ी है एल्बर्ट आइंस्टाइन से, जिसके कारण हो सकता है कि इनका जो पेयर है वो अच्छा सूटेबल पेयर नहीं होगा। इस कारण से वो नहीं मानती हैं, वो अप्रूवल नहीं देती हैं उनकी शादी को, लेकिन फिर भी उनकी जो शादी है वो 1903 के अंदर हो जाती है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक के 2 बच्चे होते हैं, उनके दे हैड 2 सन्स। एंड इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हमने बात की थी 1905 में उन्होंने पेपर निकाला था कि जो टाइम और डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
लेकिन 1915 के अंदर वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करते हैं, जिसके अंदर वो ये पब्लिक करते हैं कि हाँ, जो डिस्टेंस और टाइम होता है वो अब्सोल्यूट नहीं होता है। और 1919 के अंदर ये जो थ्योरी है ये प्रूव भी हो जाती है कि यस, जो टाइम और डिस्टेंस होता है वो अब्सोल्यूट नहीं होता है, जिसके बाद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलती है एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अपने एडिशंस लिखते हैं, और उसको बेसिकली अ ग्रेट साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसी टाइम पे, जिस टाइम पे एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर रहे होते हैं, उसी टाइम पर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ है वो कुछ खास अच्छी चल नहीं रही होती है। जैसे हमने बात की थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक की शादी हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में उनकी शादी बहुत ज़्यादा सूटेबल, उनकी जो शादी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। जैसे कि मिलेवा मेरिक जो है वो हमने बात की थी कि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है, लेकिन शादी के बाद में वो इतना एम्बिशियस नहीं रह जाती है, बल्कि वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो जाती है। और इसके कारण भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, और आगे चलकर उनका डिवोर्स भी हो जाता है। 1919 के अंदर उनका डिवोर्स हो जाता है, और उसी ईयर के अंदर 1919 में ही आइंस्टाइन जो है वो शादी कर लेते हैं अपनी कज़न एल्सा से। सो ये सब चीज़ें उनके साथ में होती हैं। इसके बाद क्योंकि 1915 के अंदर उन्होंने थ्योरी पब्लिश की थी, और 1919 में वो थ्योरी जो है वो प्रूव भी हो चुकी होती है। इसके बाद 1921 के अंदर उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है फॉर फिजिक्स, क्योंकि उनकी जो रेवोल्यूशन, वो एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए थे साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, और उन्होंने जो थ्योरी निकाली थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल, वो प्रूव हुई थी। इसके कारण 1921 के अंदर उनको जो है अवार्ड मिलता है, उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलती है। पूरा जो वर्ल्ड है वो उनको ऑनर करता है, उनको इनवाइट करता है न्यूज़पेपर्स के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए, उनको इनवाइट किया जाता है हर जगह पे। इसके बाद 1933 पे चलते हैं हम। 1933 के अंदर नाजीज जो हैं वो जर्मनी में आ चुके होते हैं, उनका रूल जो है जर्मनी में आ जाता है। बेसिकली 1933 के अंदर जो नाजीज हैं वो रूल करते हैं जर्मनी को, जिसके कारण जो आइंस्टाइन है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं यूएसए। और इसके 5 इयर्स के बाद में एक डिस्कवरी होती है, जिसमें बताया जाता है, वो डिस्कवरी होती है बेसिकली न्यूक्लियर फिजन की, जिसमें बताया जाता है कि जो नाजीज हैं बेसिकली वो कभी भी बम जो है वो एक्सप्लोड कर सकते हैं कहीं पर भी, मे बी इन अमेरिका, और कहीं पर भी जो है वो एक बम जो है वो एक्सप्लोड कर सकते हैं। जिसके कारण जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा जाता है एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्रू, क्योंकि उनको पता लगता है और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर टेंस्ड हो जाते हैं, और वो लेटर लिखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि अगस्त 2, 1939 में वो लिखते हैं कि अगर ये जो बॉम्ब है, अगर ये कहीं पर भी आप इसको फेंकते हो, सो अगर आप इसे इवन दो आप किसी पोर्ट पर भी अगर इस बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हो, सो ये बॉम्ब जो है उस पोर्ट को तो ये जो डैमेज करेगा ही, डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा, इवन दो उसकी जो आसपास की टेरिटरीज हैं उसको भी ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी बात को बहुत नेगेटिव वे में सीरियसली लेते हैं। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो इसलिए लेटर लिखते हैं क्योंकि वो कहना चाहते हैं कि इस तरह का हमें कोई भी बॉम्ब जो है वो कहीं पर भी एक्सप्लोड या कहीं पर भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। हमें पीसनेस, हमें बहुत ही शांति बनाए रखनी चाहिए हर जगह पर, और डेमोक्रेसी से हमें चलना चाहिए। सो वो उनका, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो उस चीज़ को नेगेटिवली ले जाते हैं और बहुत ही सीक्रेटली वो एक मिशन बनाते हैं। वो बहुत सीक्रेटली उनका वो बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो अल्टीमेटली 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी 2 जापानीज सिटीज़ हैं जिसमें वो बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की टेरिटरी भी डिस्ट्रॉय होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है वहाँ पे, ह्यूमंस का भी और जो रिसोर्सेज हैं उनका भी बहुत नुकसान होता है। और इसी बात से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनको एक्चुअली में ऐसा लगता है बिकॉज उन्होंने जो है ये बात उनके प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका के, उनके दिमाग में डाली थी, शायद इसी के कारण ऐसा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसका पूरा दोष जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। और इसके बाद वो
दोबारा से एक लेटर लिखते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को, जिसमें वो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और ना चाहते हुए भी उसके बाद से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और वो बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस मतलब बहुत सारे कैंपेन्स चलाते हैं, न्यूज़पेपर के लिए एडिशंस लिखते हैं, जिसमें वो ये मैसेज देना चाहते हैं यूथ को वहाँ की और पूरे वर्ल्ड को कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें हमेशा पीस को और डेमोक्रेसी को ही प्रमोट करना चाहिए, हमें इस तरह छोटी छोटी बातों पे लड़ना नहीं चाहिए, डिस्प्यूट्स को या फाइट्स को जो है हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, ना हमें लड़ना चाहिए, ना हमें किसी को लड़ने देना चाहिए। सो इस तरह की जो है वो चीज़ें बोलते हैं, और उससे बहुत सारी यूथ जो है वो इंस्पायर भी होती है, वहाँ की जो पब्लिक होती है वो बहुत इंस्पायर भी होती है। सो ये हमने पूरा बेसिकली पढ़ा उनके बारे में कि उनकी अर्ली एज कैसे हुई, उनका जब वो उनका बर्थ हुआ तो ऐसा सच कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो आगे चलकर इतना सब कुछ करने वाले और उनको वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जबकि उनकी मदर को तो ऐसा लगता था कि वो एक फ्रीक है, और उनके हेडमिस्ट्रेस ने भी ये बोल दिया था कि वो बिल्कुल भी कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े इन्वेंशंस करते हैं, और बहुत कुछ वो और यूथ के लिए भी और पब्लिक के लिए भी बहुत कुछ वो करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उनकी डेथ के बारे में। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी डेथ हो जाती है 1955 में, जब वो 76 ईयर्स के होते हैं, और जब उनकी डेथ होती है तो ही बेसिकली सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। उनको माना जाता है, उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, और माना जाता है कि जितने अच्छे वो साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े वो साइंटिस्ट होते हैं, जितने ग्रेट वो साइंटिस्ट होते हैं, उतने ही ग्रेट वो इंसान भी होते हैं, वो एक अच्छे सिटीजन भी होते हैं। सो उनके बारे में इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। मैंने नोट्स भी बनाए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन effortlessly, and whichever the points I have cleared here are well explained in the DNA books and guides. So for more updates, for more information, you can go to our website, which is www.dnaeducation.com. Thank you so much.